तो पहचान आखिर है क्या? मतलब क्या ये कोई ऐसी चीज़ है जो हमें विरासत में मिल जाती है या फिर इसे बनाना पड़ता है? ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। आज हम एक ऐसे ही विश्लेषण पर बात करने वाले हैं जो इस सवाल का जवाब बहुत दमदार तरीके से देता है। आज हम पहचान को गढ़ने के पूरे सफ़र को समझने की कोशिश करेंगे। वो सफ़र जिसमें इंसान अपनी राह खुद बनाता है, गिरता है, उठता है और फिर से चलता है। और हमारा मकसद भी आप देखिए यही है, सिर्फ ये दोहराना नहीं कि हिम्मत मत हारो, बल्कि ये समझना कि हिम्मत आती कहाँ से है। हम असफलता के मनोविज्ञान को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि बाहरी दुनिया की आलोचना और अंदर के डर के बावजूद कोई अपने रास्ते पे टिका कैसे रह सकता है। ये पहचान बनाने की कला और विज्ञान दोनों को समझने की एक कोशिश होगी। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस सफ़र को एक कहानी से समझते हैं। मान लेते हैं एक इंसान जो अपनी पहचान बनाने निकला है। उसके पास कोई बड़ा नाम नहीं, कोई विरासत नहीं, बस एक ख्वाहिश है। इस विश्लेषण के हिसाब से उसका पहला कदम क्या होगा? पहली सच्चाई जिससे उसका सामना होगा। उसकी पहली और शायद सबसे कठोर सच्चाई ये होगी कि उसे कोई कुछ बनाकर नहीं देगा, उसे सब कुछ खुद ही गढ़ना होगा। इस विश्लेषण में एक बहुत साफ लाइन है, कोई भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाएगा जब तक तुम खुद नहीं बनाओगे। पहचान एक रेडीमेड जैकेट की तरह नहीं है जो कोई आपको पहना दे। ये एक ऐसा कवच है जिसे इंसान चोट खा खा कर खुद बनाता है। और इसी से जुड़ा एक और विचार है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। वो ये कि पहचान नाम से नहीं, कर्म से बनती है। जब कर्म नाम से बड़े हो जाते हैं तब असली पहचान बनती है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी पहचान वो नहीं जो आपके आधार कार्ड पर लिखा है, बल्कि वो है जो आप रोज करते हैं। मान लीजिए कोई कहता है कि मैं एक लेखक हूं, लेकिन वो लिखता नहीं है, तो उसकी पहचान खोखली है। लेकिन अगर कोई रोज लिखता है, भले ही उसे कोई न जानता हो, तो उसके कर्म वो उसकी पहचान बना रहे हैं। ये होने और करने के बीच का फर्क है। असली पहचान करने से आती है, सिर्फ होने का दावा करने से नहीं। यहाँ एक बड़ा विरोधाभासी आइडिया भी है। लेखक का तर्क है कि जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तब तुम्हारे पास जीतने के लिए सब कुछ होता है। ये बात थोड़ी उल्टी लगती है ना? अक्सर जिसके पास कुछ नहीं होता वो तो सबसे ज्यादा डरा हुआ और लाचार महसूस करता है। ये स्थिति एक मौका कैसे हो सकती है? हाँ, ये एक शक्तिशाली विचार है, लेकिन इसके साथ एक शर्त है। स्रोत ये भी इशारा करता है कि सिर्फ खाली हाथ होना काफी नहीं है, इसके साथ एक खास तरह की मानसिकता चाहिए। मनोविज्ञान में इसे जीरो बेस थिंकिंग से जोड़कर देख सकते हैं। जब आप जमीन पर होते हैं तो गिरने का डर खत्म हो जाता है। आपका हर कदम सिर्फ ऊपर की ओर ही जा सकता है। ये डर का खात्मा आपको एक ऐसी आज़ादी देता है जो बड़े बड़े संसाधन भी नहीं दे सकता। जो नीचे से उठता है उसे किसी के ताने या फैसले से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी बुनियाद किसी की मेहरबानी पर नहीं, बल्कि उसके अपने संघर्ष पर टिकी है। ठीक है, तो हमारा किरदार अपनी पहचान बनाने निकला है, इस सोच के साथ कि उसे सब कुछ खुद करना है। लेकिन ये रास्ता ये फूलों का तो होगा नहीं, वो चलेगा और गिरेगा। स्रोत गिरने पर बहुत जोर देता है। एक लाइन है, गिरना बुरा नहीं है, गिरकर रुक जाना बुरा है। ये तो हम सब ने सुना है, लेकिन इसके पीछे का दर्शन क्या है? इसके पीछे का दर्शन ये है कि असफलता एक घटना है, पहचान नहीं। स्रोत इसे एक फीडबैक मैकेनिज्म की तरह देखता है। हर गिरावट आपको एक डेटा पॉइंट देती है कि आपकी तैयारी में कहाँ कमी थी, आपकी रणनीति में क्या गलत था। यह अंत का सिग्नल नहीं, बल्कि कोर्स करेक्शन का सिग्नल है। जो इंसान हर गिरावट को व्यक्तिगत हार मान लेता है, वो रुक जाता है। लेकिन जो इसे एक सबक की तरह देखता है, वो उठता है और अगली बार ज्यादा समझदारी से कोशिश करता है। इसी से जुड़ी एक बहुत खूबसूरत उपमा है। जैसे सोना आग में तपकर और चमकदार बनता है, वैसे ही इंसान मुश्किलों से गुजरकर और मजबूत बनता है। क्या ये सिर्फ एक कहने की बात है या इसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक सच्चाई भी है? या मुश्किल से गुजरने के बाद इंसान सिर्फ उभरता नहीं है, बल्कि उस अनुभव की वजह से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, समझदार और जिंदगी को लेकर ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। स्रोत इसी मनोवैज्ञानिक सच्चाई को इस सरल उपमा से समझा रहा है। वो आग असल में मुश्किलों का दबाव है जो इंसान के अंदर से फालतू चीजें जला देती है, और जो बचता है वो उसका सबसे शुद्ध और मजबूत रूप होता है।
और इस प्रक्रिया में दर्द का क्या रोल है? अक्सर हम दर्द से भागना चाहते हैं, लेकिन ये विश्लेषण कहता है कि दर्द को महसूस करना जरूरी है। बिल्कुल। दर्द एक शिक्षक है। सोचिए, अगर आग में हाथ डालने पर दर्द न हो तो हम अपना हाथ जला बैठेंगे। दर्द हमें बताता है कि कुछ गलत है, उसे ठीक करो। नाकामयाबी का दर्द हमें बताता है कि हमारी कोशिश में कमी थी। तानों का दर्द हमें बताता है कि हमें खुद को साबित करना है। यहाँ लेखक का तर्क है कि इस दर्द को महसूस करो, इसे समझो और फिर इसे अपनी ताकत बना लो। अपने दर्द को, अपनी नाकामयाबियों को, अपने तानों को अपनी ताकत बनाना है। जब कोई कहता है तुम नहीं कर सकते, तो उस दर्द को अपनी प्रेरणा बना लो। ये तो राख से आग बनाने वाली बात हो गई। असली इंसान वही होता है जो राख से भी आग बना दे। ये सिर्फ उठने के बारे में नहीं है, ये तो पूरी तरह से बदलने, ट्रांसफॉर्म होने के बारे में है। एकदम। और ये ट्रांसफॉर्मेशन एक साइकिल में होता है। गिरना, दर्द महसूस करना, सबक सीखना, उठना और फिर पहले से मजबूत होकर आगे बढ़ना। हर बार जब कोई इस साइकिल को पूरा करता है तो उसके अंदर एक एक अटूट विश्वास पैदा होता है। ये विश्वास किसी किताब से या मोटिवेशनल स्पीकर से नहीं मिलता, ये सिर्फ और सिर्फ संघर्ष की भट्ठी से निकल कर आता है। लेकिन ये राख से आग बनाने का सफर अकेले में तो होता नहीं है ना। जैसे ही कोई उठने की कोशिश करता है, पूरी दुनिया अपनी राय लेकर आ जाती है। स्रोत इस बाहरी चुनौती के बारे में क्या कहता है? वो कहता है कि ये चुनौती सफर का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब कोई अपनी पहचान बनाने निकलता है तो दुनिया का पहला रिएक्शन शक होता है। लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका आगे बढ़ना उनके कंफर्ट जोन के लिए खतरा है। अगर आप सफल हो गए तो उन्हें भी अपनी कमियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। इस विश्लेषण में एक मनोवैज्ञानिक चक्र का जिक्र है। पहले लोग उस पर शक करते हैं, फिर उसकी आलोचना करते हैं और आखिर में उसी की तारीफ करते हैं। ये बड़ा सटीक लगता है। हाँ, और ज्यादातर लोग दूसरे चरण में यानी आलोचना के दौर में हार मान लेते हैं। जब शक आलोचना में बदलता है तो दबाव बहुत बढ़ जाता है। यही असली परीक्षा है। सफलता उसे मिलती है जो इस बीच के रास्ते में नहीं रुकता। उसे ये समझना पड़ता है कि ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं, वो भी अपने डर की वजह से। स्रोत की एक व्यंग्यात्मक लाइन है, ये वही लोग हैं जो बाद में तुम्हारी पहचान पर ताली बजाते हैं। इससे पता चलता है कि दुनिया नतीजों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। जब तक आप सफल नहीं होते, आपका संघर्ष दूसरों के लिए एक मजाक है। इसका मतलब शुरुआती सफर हमेशा अकेला होता है। हमेशा पहचान बनाने वाले को भीड़ से अलग चलना ही पड़ता है। उसे दूसरों की राय के शोर में अपने अंदर की आवाज सुनना सीखना पड़ता है। अगर वो भीड़ की बातों में आ गया तो वो भी भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएगा। पहचान बनाने के लिए भीड़ से अलग होने की हिम्मत चाहिए, अकेले चलने का जिगरा चाहिए। और ये हमें शायद चर्चा के सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी हिस्से की ओर ले जाता है, अंदरूनी जंग। क्योंकि बाहरी दुनिया के शोर से भी ज्यादा शोर तो हमारे अपने अंदर होता है। बिल्कुल। स्रोत साफ कहता है कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। हर इंसान के अंदर दो आवाजें लगातार लड़ती रहती हैं। हाँ, ये दो आवाजों वाली बात हम सबने महसूस की होगी। जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो एक आवाज सारे खतरे गिनाती है, तू नहीं कर पाएगा, ये तेरे बस की बात नहीं है। और दूसरी एक बहुत ही धीमी, शांत सी आवाज होती है जो बस कहती है, एक बार कोशिश तो कर। ज्यादातर लोग पहली शोर मचाने वाली आवाज ही सुनते हैं। और जो बात यहाँ सामने आती है वो ये है कि ये सिर्फ एक रूपक नहीं है। ये असल में हमारे दिमाग के दो सिस्टम्स के बीच की लड़ाई है। एक है हमारा लिम्बिक सिस्टम जो डर, भावनाओं और तुरंत मिलने वाले खतरे पर रिएक्ट करता है। ये वही पहली चीखने वाली आवाज है। और दूसरा है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो तर्क, योजना और लंबे समय के विश्वास को संभालता है। ये वही दूसरी शांत आवाज है। पहचान बनाने का असली मतलब है अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को इतना मजबूत करना कि वो डर वाली आवाज को काबू कर सके। तो इसका मतलब आत्मविश्वास कोई जादुई चीज नहीं है, बल्कि अपने दिमाग के एक हिस्से को दूसरे पर हावी होने की ट्रेनिंग देना है। इसीलिए इस स्रोत कहता है, खुद पर भरोसा रखना सबसे कठिन काम है, लेकिन वही सबसे बड़ी ताकत भी है। बिल्कुल, क्योंकि एक वक्त आता है जब सब कुछ धुंधला लगता है, जब कोई रास्ता नहीं दिखता, जब बाहरी दुनिया की सारी आवाजें कह रही होती हैं कि तुम हार गए हो। वो असली इम्तिहान होता है। उस अंधेरे में, उस अकेलेपन में सिर्फ एक ही चीज काम आती है, खुद पर भरोसा।
वो भरोसा जो आपने बार बार गिरकर उठने से कमाया है, जो उस अंधेरे में भी अपने तर्क और विश्वास की आवाज सुन लेता है, वही सुबह देख पाता है। जब आपको लगे कि सब खत्म हो गया, तब भी अंदर की वो छोटी सी आवाज, आपका ट्रेन्ड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, आपको फिर से उठा सकता है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें, तो पहचान बनाने का सफर एक सीधी लाइन नहीं है। ये एक साइकिल है। आप एक विचार के साथ शुरू करते हैं, गिरते हैं, दर्द को अपनी ताकत बनाते हैं, उठते हैं, फिर बाहरी दुनिया आपसे लड़ती है और सबसे बड़ी लड़ाई आप अपने अंदर लड़ते हैं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सही कहा। इसका अंतिम विश्लेषण यही है कि पहचान कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप एक दिन पा लेते हैं, आप इसे हर रोज बनाते हैं। इस विश्लेषण की एक बहुत गहरी लाइन है, अपनी पहचान बनाना मतलब दूसरों से बेहतर बनना नहीं, बल्कि अपने कल से बेहतर बनना। आपकी हर गिरावट, हर दर्द, हर संघर्ष और हर जीत उस पहचान का एक हिस्सा बन जाती है। ये एक मोज़ेक की तरह है, जिसे आप टुकड़ा टुकड़ा जोड़ते हैं। जो रुक गया वो मिट गया, जो चलता रहा उसी की पहचान बनी। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि सबसे निचले बिंदु से उठने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। लेकिन ये एक सवाल मेरे दिमाग में छोड़ देता है, जब कोई पूरी तरह से टूट चुका हो, जब उसका आत्मविश्वास भी जवाब दे चुका हो और वो निराशा के गहरे अंधेरे में हो, तो उठने की वो पहली चिंगारी वो असल में कहाँ से आती है? जब हिम्मत पूरी तरह खत्म हो जाती है, तब वो एक बार और कोशिश कर वाली अंदरूनी आवाज को फिर से कैसे जगाया जाए?